नमस्कार दोस्तों, आर क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कुछ आंसर जो अगले टॉपिक से रह गए थे कक्षा 10th के चैप्टर नंबर 4 के उसके, राइट। तो उससे मैं स्टार्ट कर दूं तो वहाँ पर मैंने असंतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को समझा दिया था, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो कार्बनिक यौगिक यानी कार्बनिक कंपाउंड थे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी, किस तरह से वो क्रिया करते हैं, इस पर मैं बात करूँगा आज, राइट। अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, क्योंकि इस पर मैं वीडियो की ऐसी लाता रहता हूँ जिससे कि आपकी शिक्षा चलती रहे और फ्री एकदम। तो मैं नेक्स्ट बात करूँगा। तो कार्बनिक यौगिक के केमिकल प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, रासायनिक गुणधर्म की। तो यहाँ मैं आपको बताऊँ तो इसमें दहन कैसे कार्बनिक यौगिक के साथ होता है। अगर कार्बनिक यौगिक मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है तथा ऊष्मा निकलती है और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि दहन कैसे होता है कार्बनिक यौगिक, और ये रासायनिक प्रॉपर्टी है। अब इसमें देखें तो कार्बनिक यौगिक कार्बनिक तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि दहन पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त करते हैं। अब आपको पेपर में ये ऐसे पूछेगा कि कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म क्या हैं, समझाइए। बस आपको इस तरह से अब लिख देना है पॉइंट डाल के, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर आने के चांस रहते हैं। अब मैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मैं पहले ही बता चुका हूँ। पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे देखें जाके प्लेलिस्ट में जाके, राइट। आपको वहाँ पर वीडियो बाई वीडियो मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट की बात करूँ, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर धुआं और पीली ज्वाला देते हैं। पहले वो संतृप्त थे, वो नीली ज्वाला देते थे, ये पीली दे रहे हैं, उत्पन्न करते हैं, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की परसेंट मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है और वायु की उपस्थिति में कार्बन पूरा अपचयन नहीं हो पाता, इसलिए वो थोड़ा जटिल से होते हैं और कुछ इसलिए थोड़ा सा आसानी से नहीं जलते और ये धुआं देते हैं, उत्पन्न करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि यहाँ दहन हो गया कार्बनिक यौगिक का, किस तरह से दहन होता है। अब ऑक्सीकरण की बात करें तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की, जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4, और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 इसका फॉर्मूला होता है, की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बोक्जिलिक अम्ल की में परिवर्तित होते हैं। अब यहाँ सुनना इसे कैसे होते हैं। तो एथेनॉल को अगर इनसे क्रिया कराया जाएगा, इनकी उपस्थिति में क्षारीय KMnO4 और K2Cr2O7 से, तो यहाँ पर एथेनॉइक अम्ल बनता है यार, राइट, CH3COOH। अब मैंने ये जो नाम है इनके पहले ही आपको बोलना बता दिया है कि नाम कैसे बोले जाते हैं। तो अगर OH समूह आ रहा है, लास्ट में ऑल आता है, और CH COOH आ रहा है तो ओइक एसिड जो नाम होता है वो लास्ट में आता है, राइट। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टी का, तो संकलन अभिक्रिया कैसे करते हैं। तो अगर इन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को निकेल तथा लेड की उपस्थिति में रासायनिक क्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं, राइट। बस ये था, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ था तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था, और ये क्रियात्मक समूह था। तो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं इनकी उपस्थिति में, तो यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तैयार होते हैं। अब इसी पॉइंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ लिखा गया है। तो ये कि यहाँ पर पैडेनियम और निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाए जाते हैं। और इनसे पॉइंट मेन तो यह है कि वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण इसी विधि द्वारा किया जाता है, राइट। तो जो कि संकलन अभिक्रिया थी, संकलन अभिक्रिया से होता है। कई बार पेपर में पूछा गया है संकलन अभिक्रिया क्या है, तो आपको ये लिख देनी है। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो मीथेन को क्लोरीन से के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो यहाँ पर CH3Cl और HCl बनता है। अब ये क्या है, तो मीथेन क्लोराइड और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयार होता है अगर ये क्रिया कराई जाती है, तो जिसे प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं, राइट। अब नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर है कि कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक हैं, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल जो है, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि ये क्या है। इस पार्ट में जो मेन चैप्टर था, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि एथेनॉल क्या है, इसकी भौतिक गुण क्या है, समझाइए, इस तरह से आता है। तो एथेनॉल के भौतिक गुण अगर मैं बोलूँ तो रंगहीन गंधहीन और जलने वाला स्वाद है, जलने वाला स्वाद है। तो रंगहीन इसका होता नहीं है, गंध स्मेल इसमें से आती नहीं है, और जल में घुलनशील है, राइट। वाष्पशील द्रव का क्वथनांक 351 केल्विन होता है, और उदासीनी प्रकृति का होता है। ये कैसा होता है, राइट, उदासीनी न्यूट्रल प्रकृति का होता है। अगर मैं केमिकल की बात करूं इसी की, एथेनॉल की, यानी अभी मैं देख रहे हैं यहाँ पर एथेनॉल की, तो एथेनॉल की अगर मैं केमिकल की बात करूं, केमिकल प्रॉपर्टी की,
रासायनिक गुणधर्म की, तो वो है कि सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। पहले तो ये सोडियम के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड बनाता है, क्योंकि ये साबुन होते हैं और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर पे कर देता है वो, राइट। क्रिया करके ये सोडियम एथॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस छोड़ देता है। हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति से एथेनॉल की जांच इस अभिक्रिया द्वारा की जाती है, जो सोडियम के साथ अभिक्रिया होती है। अब आता है अगला पॉइंट यहाँ पर निर्जलीकरण का, तो मतलब जल का निकलना। तो अगर इस एथेनॉल को यहाँ पर क्रिया कराई जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4 से, तो यहाँ पर एथीन तैयार होता है। अब एथीन, एथेन, एथाइन ये सब तो मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देखें तो आपको और समझ। यहाँ थोड़ा सा और बता दूँ आपको, 3 कैटेगरियाँ होती हैं, एथेन, एथीन और एथाइन। तो यहाँ पर ये जो सेकंड वाली कैटेगरी जो है इसमें आ रहा है ये एथीन, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करूँ तो एथेनॉइक अम्ल जो है एसिटिक अम्ल या भौतिक गुण क्या होते हैं उसके। तो अभी तक हमने एथेनॉल को देखे, अब एथेनॉइक के देख रहे हैं यहाँ पर, एसिटिक अम्ल के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी देख रहे हैं उसकी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, राइट। तो कि एथेनॉइक यानी एसिटिक अम्ल के भौतिक गुण क्या है, इस तरह से पेपर में आया है। तो रंगहीन द्रव, स्वाद में खट्टा और इससे सिरके जैसी गंध आती है। अब क्वथनांक इसका 391 केल्विन होता है, उसका 351 था, राइट। अब ये शुद्ध एथेनॉइक अम्ल या शीतलन करने पर बर्फ़ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेंसरल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, राइट। मतलब इसे बर्फ़ की तरह ये जम भी जाता है। अब इसे केमिकल की बात करें तो एस्टरीकरण, ये कई बार पूछा गया है कि इसका एस्टरीकरण किस तरह से होता है एसिटिक अम्ल का। तो एसिटिक अम्ल यानी एथेनॉइक अम्ल पर एथेनॉल द्वारा एथेनॉइक की एथेनॉल से क्रिया कराते हैं। एथेनॉइक अम्ल ये रहा, इसकी एथेनॉल से क्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में, तो एस्टर का निर्माण होता है। एस्टर का निर्माण की बात करूँ तो कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन जुड़ जाए तो वहीं पर एस्टर का निर्माण हो जाता है। यह क्या होता है कि मीठी फलों जैसी गंध वाले एस्टर का निर्माण करते हैं। इसी क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं, जिसमें एस्टर बनता है, राइट। अब आती है साबुनीकरण, क्या होता है। तो साबुनीकरण का मतलब होता है कि साबुन का तैयार होना, साबुन बनना, उसको वो इस वाली क्रिया को बोलते हैं साबुनीकरण, राइट। तो मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, तो यहाँ पर जो एस्टर जो बनाया गया था BCH3OCH2CH3, ये इस तरह से, और इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करते हैं तो यहाँ पर ये तैयार होता है कि CH3COO सोडियम, और यहाँ पर CH3 एथेनॉइक अम्ल जो होता है वो यहाँ पर निकल जाता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो है वो साबुन तैयार हो जाता है। इसका साबुन का फॉर्मूला था ये। तो इस विधि में साबुन तैयार किया जाता है। साबुनीकरण वाली क्रिया में आप ये लिख देंगे कि साबुनीकरण वाली क्रिया क्या है, समझ आइए। इस तरह पूछेगा तो आप इस वाली क्रिया को उठाकर पुट कर देंगे, वहाँ पर लिख देंगे, राइट। सिंपल थी। अब मैं बात करूँ कि क्षारों के साथ में साबुनीकरण की कैसे अभिक्रिया थी, तो यहाँ पर वही वाली अभिक्रिया है, पर ये थोड़ी सी अलग है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं, क्षार हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर साबुनीकरण की क्रिया कराते हैं CH3COOH ये वाला। तो यहाँ पर सोडियम एसीटेट बनता है, यानी CH3COOH सोडियम एसीटेट उसे बोलेंगे, और जल का निर्माण होता है। तो क्षार वाली क्रिया भी सिंपल है। अगर नेक्स्ट की और बात करूँ, वहाँ पर जो था पहले डिफरेंस, इन दोनों में अलग अलग डिफरेंस दिख रहा होगा साफ आपको कि इसमें अलग है भाई और इसमें अलग है। नीचे ऊपर अलग वाली क्रिया दी गई है ये वाली, ठीक है। इसमें एथेनॉइक एसिड की एथेनॉल से क्रिया कराई गई है, और उसमें ऐसा नहीं है, उसमें क्षार से क्रिया कराई गई है, राइट। अगर वो नेक्स्ट यहाँ पर अब नेक्स्ट ये पॉइंट है, कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट में अंतर। अब ये बात कई बार समझ नहीं पाते हैं बच्चे कि कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है। तो जिसमें कार्बोनेट के साथ में हाइड्रोजन होगा उसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट। जैसे कि मैं यहाँ बताऊँ पहले कार्बोनेट, तो यहाँ पर CH3COO यानी इसके इथेनॉइक एसिड की जो क्रिया कराई जाती है यहाँ पर, तो सोडियम, ये जो कार्बोनेट हो गया सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है। अब यहाँ पर जो बनने वाला है वो CH3COO सोडियम यहाँ पर शामिल हो जाता है इसमें, तो सोडियम एथेनॉइक एसिड बनता है, और यहाँ पर जल और CO2 गैस निकल जाती है। ऐसे ही हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तब भी यही सेम रिएक्शन होती है, यानी सोडियम एसीटेट तैयार होता है। यहाँ पर इसका नाम हो जाता है सोडियम एसीटेट, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा मेन इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक हो जाता है कि ये वाला जो टॉपिक है, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर होता है, राइट। तो साबुन और अपमार्जक का मतलब डिटर्जेंट में क्या अंतर है। तो पहले यहाँ पर दोनों बताया गया है कि नॉर्मल डिफरेंस क्या है। तो साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्जिलिक अम्लों के साथ सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। तो कार्बन क्या होते हैं लंबी, अभी मैं चित्र दिखाऊंगा इसका। तो यहाँ पर इसका जो साबुन का फॉर्मूला पर दिखा दिया गया कि C17 और H35COO Na। तो ऐसे यहाँ साबुन केवल मृद जल में, यानी साबुन केवल मृद जल में ही सफाई देते हैं, यानी जो थोड़ा हल्का जल होता है थोड़ा उसमें ये सफाई देते हैं, राइट। और अपमार्जक क्या होता है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्जिलिक अम्लों के अमोनियम
सल्फोनेट लवण होते हैं, और ये क्या होती हैं, सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये फॉर्मूले से समझ में आ रहा है, कार्बोक्जिलिक अम्ल सोडियम पोटेशियम के लवण होते हैं, राइट। और यहाँ पर ये अमोनियम सल्फोनेट के लवण होते हैं। अब नेक्स्ट बात करें तो ये क्या होता है, अपमार्जक थोड़े कठोर और दोनों जल में ही डिटर्जेंट काम करता है, लेकिन साबुन ऐसा नहीं करता। अब यहाँ पर देखते हैं साबुन के अणु में कैसे क्या होता है कि साबुन का जो अणु है वो जल रागी सिरा यानी आयनिक भाग और जल विरागी सिरा दो भाग आते हैं, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। तो यहाँ पर ये चित्र में ये समझाया गया है कि जल विरागी क्या होता है। जल विरागी का मतलब थोड़ी पूंछ टाइप की होती है इस तरह से, और जल रागी का मतलब होता है आयनिक भाग जो होता है गोल गोल बना लेता है, वो बुलबुला टाइप का ये। अब साबुन की अणु संरचना किस तरह से होती है ये समझाया गया। तो साबुन की अणु संरचना कई बार पूछी पेपर में, बनाइए, समझाइए ज़रा इसको। तो मैल तेली भाग होते हैं, मैल का मतलब जो दाग जम जाते हैं वो। अब कपड़ों में तो जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है, और जल विरागी सिरों के चारों तरफ पानी से घिरा जाता है। इससे मिसेल की संरचना होती है, यानी जो यहाँ पर ये देखें तो गंदगी की यानी एक बूंद ली गई है और यहाँ पर इसे साबुन डाल दिया गया है। तो वहाँ पर जो साबुन है कुछ इस तरह से इसको हटाने का प्रयास करता है, इस तरह से जुड़ जाता है, चिपक जाता है इससे, और इस तरह के उसे हटा देता है, इसके अंदर चला जाता है तेल की बूंद के अंदर, और उसको अलग अलग कर देता है टुकड़ों में, राइट। तो यहाँ पर इससे अगर आप साबुन की संरचना पूछिए तो आप इस तरह से बना सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट की बात करूँ, साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलने में मदद करता है, जिससे कपड़े साफ़ हो जाते हैं। तो सिंपल सा डिफरेंस था। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, तो ये है कि साबुन कठोर जल में भी उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवणों के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्केम बनाते हैं। यह स्केम सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है, यानी जो साबुन के साथ में जो मैग्नीशियम पोटेशियम से क्रिया नहीं करते हैं, यानी एक तरह से उसमें क्रिया करके अघुलनशील पदार्थ बना लेते हैं, जिससे वो सफाई नहीं करने देता ये मैग्नीशियम। तो अपमार्जक का उपयोग करने से कठोर जल में सफाई प्रक्रिया प्रभावशील कठोर नल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयनों के साथ अघुलनशील स्केम नहीं बनाते हैं। मतलब अपमार्जक जो होते हैं वो कठोर जल में भी क्रिया करते हैं, और ये थोड़ा नहीं करते हैं खारे पानी के साथ में, राइट। तो यहीं पर ये चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, ये वाला चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में भी वीडियो शेयर करें, जहाँ से कि हम आपका सपोर्ट से ये वीडियो कंटिन्यू डालते रहें और आपको IIT JEE लेवल तक की तैयारी कराएं। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।